हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने 2 चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं और हमने ना सिर्फ वो जनरल पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। लास्ट जो हमारे चैप्टर थे उसमें हमने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल पढ़ा था, लेकिन किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। एंड आई टोल्ड यू कि इस यहाँ पे 2nd चैप्टर थोड़ा थोड़ा बताता है, लेकिन 3rd और 4th चैप्टर जो है वो पूरा पूरा एक प्लांट किंगडम पे है, एक एनिमेलिया पे है। ठीक, तो जानते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। आराम से एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एल्गी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, ये चार्ट्स आगे एक चार्ट और आएगा, आप ये चार्ट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, तो एल्गी भी किंगडम प्लांटी में ही आता है। ठीक, उसके बाद ये हैं मॉसस और लिवरबर्ड्स। ठीक, जो ब्रायोफाइट्स में आएंगे। ये है फर्न्स जो कि टेरिडोफाइट है। ये है कोनिफर्स जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं। और सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स में फूल लगता है, वो सारे के सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म में आते हैं। जितने भी प्लांट्स में फ्लावर लगता है वो सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म में आते हैं। अगर किसी प्लांट में ना फ्लावर है ना सीड है, ठीक, तो वो फर्न होता है। और किसी, ये देखिए यहाँ तो ये तुमको प्लांट भी नजर नहीं आ रहे हैं ना। ठीक, तो इनमें तो कोई रूट शूट नहीं होता, तो वो मॉसस, लिवरवर्ट्स या एल्गी होते हैं। चलिए फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और हैप्पीली अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। पिछला कुछ समझ नहीं आया होगा वो बताना है और पिछला रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम प्लांट्स। अब प्लांट्स जो सीड नहीं बनाते और जो सीड बनाते हैं, 2 तरह से हो गए। ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा। प्लांट्स जिनमें सीड नहीं होता, सीडलेस एंड सीडेड। ठीक, अब जिनमें सीड नहीं होता वो भी 2 तरह से होते हैं। कौन से? एक के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होंगी, और कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे विच हैज नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक, अब जिनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है वो भी तो 2 तरह से हैं। ठीक है, जैसे कि एक के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगी, हैज नो रूट, स्टेम और लीव स्ट्रक्चर, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक के पास हैड सम रूट, स्टेम और लीव लाइक स्ट्रक्चर। रूट, स्टेम और लीव्स होंगी नहीं, बट उनके जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो ये जिसमें बिल्कुल भी रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है वो आता है एल्गी। मतलब एल्गी में ना ही सीड है, ना ही आपको उसमें ट्रू, स्टेम, लीव्स ये कुछ देखने को मिलेगा, ना ही आपको उसमें जाइलम और फ्लोएम मतलब वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको ये जो यहाँ एक स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसमें ट्रू रूट, शूट, लीव्स तो नहीं है, लेकिन उनके जैसा स्ट्रक्चर है, तो आते हैं मॉसस और ब्रायोफाइट्स, इनको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? और हम इनको बेटा ब्रायोफाइट्स इनको हम कहते हैं, है ना। तो देखिए ब्रायोफाइट्स में भी वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, जाइलम, फ्लोएम इनमें भी नहीं होता है। तो चलिए, एक तो ये आगे भाई, दूसरा वो आगे जिनके पास रूट, स्टेम, लीव्स अच्छे से होते हैं, ये हो गए आपके फर्न्स और टेरिडोफाइट्स। क्या बोलेंगे इनको हम? और टेरिडोफाइट्स। लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तीनों में से कोई भी सीड्स नहीं बनाता, किसी में भी सीड नहीं होता। एल्गी में वैस्कुलर बंडल नहीं होता, मॉसस में वैस्कुलर बंडल नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूरा रूट शूट सिस्टम फॉर्म्ड नहीं है। टेरिडोफाइट्स में पूरा रूट शूट सिस्टम फॉर्म्ड है और वही पहले प्लांट्स होते हैं। फर्न्स और टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट
जिनमें वास्कुलर बंडल फॉर्म हुआ था। ठीक, फिर समझ गए आप। फिर उसके बाद दूसरे प्लांट जो सीड बनाते हैं, तो जिनमें इसमें भी दो आएंगे, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं बनेगा और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बनेगा। तो जैसे कि जिम्नोस्पर्म इनको कहेंगे और एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। कोनिफर और सनफ्लावर इनके सिर्फ एग्जाम्पल हैं, इनको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। ठीक, तो हो गया एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब डिवीजन्स जो हैं किंगडम प्लांटाई के अंडर आते हैं। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म में भी वेस्कुलर बंडल होगा, एंजियोस्पर्म में भी होगा और टेरिडोफाइट्स में भी होगा। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल नहीं होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। उनमें वाटर की सप्लाई के लिए और फूड की सप्लाई के लिए कोई सिस्टम फॉर्म नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये चार्ट बना लेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे आप और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन इनको एल्गी को डिटेल में पढ़ने से पहले, इन सब डिवीजन्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम फिर थोड़ा कुछ क्लासिफिकेशन की बात यहाँ करते हैं और एनसीईआरटी में भी दिया होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, क्या हम उससे समझते हैं। ठीक, देखिए, in the previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो पिछले चैप्टर में हमने विटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके अंडर हमने देखा कि कौन कौन से किंगडम आएंगे, कौन कौन से किंगडम उसने सजेस्ट किए थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटाई, 5 किंगडम उन्होंने सजेस्ट किए थे। In this chapter we will deal in detail with further classification. इस चैप्टर में हम आगे की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो किसकी क्लासिफिकेशन होगी? Within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. तो इस चैप्टर में हम मेनली प्लांट किंगडम में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या डिविजन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पिछले चैप्टर में हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें आगे किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, चलिए। तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। हमको यहाँ ये बात ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि वक्त के साथ साथ हमारी प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हुई है। ठीक है, देखिए, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटाई, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी स्टार्ट में पढ़ा था कि पहले जो लीनियस ने 2 ही किंगडम दिए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, और एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उन्होंने भी 2 ही प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही बताया था। तो हम जानते हैं कि फंजाई और मोनेरा और प्रोटिस्टा के जितने भी मैमल्स थे उनको किंगडम प्लांटाई में रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब उनमें भी सेल वॉल है, प्लांट में भी सेल वॉल है, यही सोच के इन सबको एक ही किंगडम प्लांटाई में रखा गया था। लेकिन हम जानते हैं कि अब फंजाई अलग एक किंगडम है, मोनेरा अलग है, प्रोटिस्टा अलग है और प्लांटाई जो है वो अलग किंगडम है। पहले इन सबको एक साथ रखा गया था, जानते हैं ना आप। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, लेकिन अब वो एल्गी नहीं है। पहले वो भी एल्गी का हिस्सा थी, वो भी किंगडम प्लांटाई का हिस्सा थी, लेकिन अब साइनोबैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है बेटा? मोनेरा को बिलोंग करता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म
एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे। तो इस चैप्टर में हम एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के अंडर। ठीक, तो बताइए जिनमें बिल्कुल भी टू रूट शूट फॉर्म नहीं हुए वो कौन से हैं? एल्गी है। जिनमें थोड़े थोड़े शूट रूट जैसे कैरेक्टर बनने लगते हैं वो ब्रायोफाइट्स हैं। और जिनमें आपको रूट शूट अच्छे से फॉर्म्ड मिलता है वो कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स हैं। लेकिन तीनों में ही नो सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन तीनों में ही नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन होता है और सबसे पहले जो सीड फॉर्मेशन हुआ वो टेरिडोफाइट्स में नहीं, जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला सीड फॉर्मेशन हुआ। फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है। वेस्कुलर बंडल सबसे पहले किस में बने? टेरिडोफाइट्स में बने। लेकिन सारे के सारे अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम फर्दर जानते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे किस तरह से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन जो थी वो दी गई थी। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, फैनेटिक को हम समझ लेंगे, मैकेनिकल भी हम समझ लेंगे, लेकिन मेन जो 3 तरह की क्लासिफिकेशन आएगी वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखिए जब हम क्या करेंगे, देखिए आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें क्या देखा जाता है? यूज ऑफ हैबिट एंड इंपॉर्टेंस टू मैन एज कैरेक्टर्स। ठीक, तो आर्टिफिशियल में थोड़ा सा बस कुछ कैरेक्टर्स देखे जाएंगे जिसमें मेनली ये देखा जाएगा कि इंसान के लिए किस तरह से वो पर्टिकुलर प्लांट यूज होता है। ठीक, उसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी ही देखी जाएगी। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आएगा जिसमें बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखिए यूज ऑफ एज मेनी कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप टैक्सा। नेचुरल क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को देखा जाता है, परखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, फिर किसी सेम तरह के कैरेक्टर्स को लेके एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म किया जाता है। तो ज्यादा कैरेक्टर्स देखे जाते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में, आर्टिफिशियल में बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। वहीं पे अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो यहाँ ना सिर्फ बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जाएंगे बल्कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाएगा। मेरी बात ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में ना सिर्फ कैरेक्टर्स देखे जाएंगे बल्कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाएगा। समझ गए? एंड बाकी के दो जो हैं वो है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया, नेचुरल हमने समझ लिया, फैनेटिक क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया। तो आगे क्या आते हैं? मैकेनिकल एंड एग्जैक्टली आई एम सॉरी, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल में देखिए यूज ऑन वन और अ फ्यू सेलेक्टेड कैरेक्टर्स टू ग्रुप टैक्सा। ठीक, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये थोड़ा आर्टिफिशियल के जैसा ही है, उतना बहुत अलग नहीं है। तो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन को आपको एग्जैक्टली समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल याद रखिए कि इसमें हमारे यूज़ के ज़्यादातर कैरेक्टर्स को देखा गया और बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया। फेनेटिक में देखिएगा यूज ऑफ ओवरऑल कैरेक्टर्स प्लस नेचुरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फेनेटिक सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का उसमें नेचुरल इंटरप्रिटेशंस को भी ध्यान में रखा गया। ठीक, मेनली आर्टिफिशियल, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल में कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया, नेचुरल में जितने कैरेक्टर्स हम कंसीडर कर सकते थे हमने उन सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। फाइलोजेनेटिक में सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करने के साथ साथ हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, जानते हैं हम कि एनसीईआरटी क्या कहती है किस चीज़ के बारे में। लेट अस आल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम।
चलिए अब हम मेनली क्या विद इन एंजियोस्पर्म, पहले हम किस में देख रहे थे, प्लांट्स में देख रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि चलो कुछ एंजियोस्पर्म में जो है हम क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन मेन इसके लिए हम ले रहे हैं एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है। The earliest system of classification used only gross superficial morphological character such as habit, color, number and shape of leaves etc. है ना। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, सबसे स्टार्ट में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था ना, तो उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में मेनली क्या देखे गए थे, ऊपर ऊपर के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, ठीक, हाँ, देख लिया गया किस तरह से प्लांट की हैबिट्स हैं, कलर क्या है, उसमें कितनी लीव्स हैं, लीफ का शेप क्या है। तो अल्टीमेटली हमने बहुत कम कैरेक्टर्स जो थे वो कंसीडर किए थे, ठीक, और दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है। और जो मॉर्फोलॉजिकली हम देख रहे थे वो मेनली क्या थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर थे। और अगर ज़्यादा ही हमने देखा तो हमने एंड्रोशियम को देखा। जानते हैं ना आप, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या होता है, एंड्रोशियम, ठीक है। एग्जैक्टली कहूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमिन। क्या होता है बेटा, स्टेमिन। बहुत सारे स्टेमिन मिलके एक वर्ल्ड बनाते हैं, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो एंड्रोशियम जो है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो क्या बोला अभी हमने कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसमें हमने प्लांट का हैबिट, उसकी लीव्स का कलर कैसा है, कितने उसमें नंबर हैं लीव्स के या फिर एंड्रोशियम के। तो मेनली हमने क्या देखा, सबसे पहले वाली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा और थोड़ा एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को देखा। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया था और उसमें सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे और कुछ एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर था, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। और क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत ही कम कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, तो उसकी वजह से हमने बहुत क्लोज स्पीसीज को भी ना, बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, बहुत दूर दूर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था। क्योंकि हम अच्छे से डिटेल में जाके बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे, बल्कि हम बहुत कम कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे थे, जिसकी वजह से हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सही से साथ में नहीं रख पाए, हमने उनको अलग कर दिया। तो ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, जिसमें कि हमने कुछ वेजिटेटिव और थोड़े से रिप्रोडक्टिव लाइक एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर सिर्फ यही कंसीडर किया था। ऑल्सो देखिए, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative character are more easily affected by environment, है ना। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, उसमें ये भी था कि उसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को और सेक्सुअल स्ट्रक्चर को बराबर का वेटेज दिया गया क्लासिफिकेशन के लिए, जबकि हम जानते हैं कि ज़्यादा जो वेटेज है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दिया जाना चाहिए, वेजिटेटिव को कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स जल्दी चेंज नहीं होते हैं, वो कंजर्व रहते हैं, जबकि जो वेजिटेटिव हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही देखेंगे हम और सेक्सुअल स्ट्रक्चर पे भी उतना ही बराबर का वेटेज देंगे, दोनों को ज़्यादा वेटेज सेक्सुअल स्ट्रक्चर को नहीं देंगे।
तो क्या होगा, हो सकता है कि टाइम के साथ साथ किसी एक स्पीसीज के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ हो, है ना। तो हम उसको तो कोई नई स्पीसीज, बिल्कुल अलग स्पीसीज मान लेते थे ना, है ना। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल था उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा गया, पर मॉर्फोलॉजिकली ज्यादा देखा गया। बहुत ही कम कैरेक्टर्स थे ये जिनको कंसीडर करके क्लासिफिकेशन दी जा रही थी, और वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता था। पर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो इजीली अफेक्ट हो सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जल्दी चेंज हो सकते हैं। अब एक प्लांट इमेजिन करिए जिसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। पहले की आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर प्लांट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है तो उसको एक नई स्पीसीज के तौर पे देखा जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो सेम है ना, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पे वो तो स्पीसीज अभी भी सेम है, बस थोड़ी सी वेरिएशन उसमें आई है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस समय वेजिटेटिव को भी बराबर का ही वेटेज दिया गया था, इसीलिए हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करते थे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली चेंज हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियर है, लीनियस ने दिया था, बहुत कम कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए, इसके अगेंस्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम आता है। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, ठीक। कौन सा सिस्टम आया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, which were based on natural affinities among the organisms and considered not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। देखिए क्या कहा गया कि नेचुरल आर्टिफिशियल के अगेंस्ट एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें ऑर्गेनिज्म में नेचुरली क्या क्या सिमिलैरिटीज प्रेजेंट हैं वो देखा गया। उसमें अब ना सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखा गया बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया। आर्टिफिशियल में सिर्फ बाहरी कैरेक्टर्स को देखा जा रहा था, नेचुरल में नेचुरल एफिनिटीज को देखा गया, बाहरी कैरेक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया। इंटरनल फीचर्स के नाम पे क्या देखा गया? जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से जो प्लांट है उसकी एनाटॉमी कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा कैसा है, एम्ब्रियो उसमें किस तरह से डेवलप हो रहा है, फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट वर्ड के लिए फाइटो टर्म यूज होती है ना, तो प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कैसे हैं, ये सब चीजें भी इंक्लूड की गई, जो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम दैट वाज गिवन बाय लीनियस, उसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं की गई थी। और नेचुरल क्लासिफिकेशन का सिस्टम चल गया पता, जिसमें नेचुरल एफिनिटीज को कंसीडर किया गया। एफिनिटीज मतलब जो समानता नेचुरल तौर पे आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है। एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था। रिमेंबर, जो हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये सब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेनली एंजियोस्पर्म के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। तो आज की टाइम पे जो सबसे प्रेवलेंट सिस्टम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला सिस्टम है, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ना सिर्फ इन सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया जो हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़े, बल्कि बाकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी कंसीडर किया, ठीक। और यही इस टाइम सबसे एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। पूछा जाएगा
हु गेव फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नाम लिया जाता है जॉन हटचिंसन का। किसका नाम लिया जाता है? जॉन हटचिंसन का। ठीक, एनसीईआरटी ने आर्टिफिशियल का भी नाम दिया है कि आर्टिफिशियल किसने दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ नेचुरल सिस्टम का भी नाम दिया है, लेकिन फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया एग्जैक्टली शायद वो नाम नहीं दिया है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया आपको कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली दिया था जॉन हटचिंसन ने। ठीक, तो इसमें आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, नेचुरल एफिनिटीज के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स का, मतलब दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसके अकॉर्डिंग, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो एक ग्रुप में रखे गए हैं वो किसी ना किसी सेम पूरक से, उनका पूर्वज सेम रहा होगा, वो किसी ना किसी सेम तरह के एनिमल से, सेम तरह के प्लांट से ओरिजिनेट हुए होंगे, आगे बने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैमेलिया में जितने भी मैमल्स आते हैं, हम भी आते हैं, डॉग भी आता है, तो फाइलोजेनेटिक के अकॉर्डिंग हम सबका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहेगा। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर किया जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर, और ये बताता है कि एक टैक्सा में, एक ग्रुप में जो भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो सबका कॉमन एंसेस्टर रहेगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब हम बाकी के सोर्सेस का भी, अलग अलग सोर्सेस का, जैसे फॉसिल्स का है ना, यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में जो भी डिफिकल्टीज अब तक बची हैं उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए। These become more important when there is no supporting fossil evidence, है ना। तो सारी जो है, जो भी हमारे पास अलग अलग सोर्सेस होते हैं, ठीक, या जो जिस भी तरह से हम कैरेक्टर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी तरह से हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉसिल हो तो फॉसिल से थोड़ा आसान हो जाता है देखना कि प्लांट एग्जैक्टली किस तरह का रहा होगा, लेकिन जब कोई फॉसिल एविडेंसेस नहीं होते तो बाकी के और भी सोर्सेस होते हैं जो हमको क्लासिफिकेशन को समझने में हेल्पफुल होते हैं। फॉसिल क्या होते हैं बेटा? बहुत पुराने अवशेष, कई हजार सालों के अवशेष जो कि मतलब हमको मिलते हैं लेकिन लिविंग वो नहीं होते हैं, तो उनको हम फॉसिल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी प्रोसीजर्स हम क्लासिफिकेशन करते हुए फॉलो करते हैं वो टैक्सोनॉमी आता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में एग्जैक्टली क्या होता है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is now easily carried out using computer is based on all observable characteristics। ठीक, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर पे हम किसी भी कैरेक्टर को एक सिंबल दे देते हैं, है ना, कुछ उसको नंबर दे दिया जाता है, कोई कोड दे दिया जाता है, और उस कोड से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सेव कर दिया जाता है। समझ गए? तो जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं, उन पे बेस्ड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि कंप्यूटर को यूज करके हम कर सकते हैं। कंप्यूटर को यूज करके हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कर सकते हैं। होता क्या है? नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ नंबर दिए गए होते हैं, कोड दिए गए होते हैं। सपोज करो मैंने कहा कि डाइकॉट के लिए कोड है हैशटैग, ठीक है, और फिर मैंने कहा इसके लिए पहले तो सीड और नॉन सीड के लिए ले लो। सीड के लिए टैग है हैशटैग, एस्टेरिक जो है ये टैग है नॉन सीडेड प्लांट्स के लिए। ठीक, अब आपके पास नॉन सीडेड है, आप डालेंगे नॉन सीडेड। ठीक, तो न्यूमेरिकल आप टैक्सोनॉमी करते हैं, फीड करते हैं इस चीज को कंप्यूटर में, तो नॉन सीड के लिए क्या है? एस्टेरिक है। तो अल्टीमेटली एस्टेरिक ग्रुप में जो भी प्लांट्स होंगे
उन्हीं प्लांट्स में जो है, जो नया प्लांट आपको मिला है जिसमें सीड नहीं है, वो भी अल्टीमेटली उन्हीं की तरफ को चला जाएगा। ठीक, अगर आप लिखते कि फ्लावर है तो वो हैशटैग वाले ग्रुप की तरफ चला जाता। समझ गए ना? तो नंबर और कोड्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को असाइन किए जाते हैं और फिर जो भी डेटा आपके पास है, जो भी जानकारी आपके पास अपनी स्पीसीज को लेके है, उसको डाला जाता है और वो जानकारी को कंप्यूटर प्रोसेस करके फिर खुद ही उस प्लांट को प्लेस करता रहता है कि अच्छा इसमें अब रूट प्लांट है, रूट शूट है, तो ये जरूर टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में आएगा। फिर देखते हैं कि सीड है तो सीड देखते हैं तब तो टेरिडोफाइट में नहीं आएगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आएगा। फिर देखेंगे कि फ्लावर है तो फ्लावर है तो जाएगा एंजियोस्पर्म में, फ्लावर नहीं है तो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। तो कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे पहले से ही कंप्यूटर में, वो कैरेक्टर्स फीड होंगे, उनको कोड दिया गया होगा, उनको नंबर दिए गए होंगे और आप अपना डेटा देंगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और क्लासिफाई कर देगा आपके प्लांट को। ठीक है, इन दिस वे, ठीक है, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। ठीक, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में प्रोसेस्ड है हर चीज, तो आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और कई सैकड़ों की संख्या में कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर भी कर सकते हैं। मतलब आपको सीड देखना है, आपको रूट शूट देखना है, आपको एनाटॉमी देखनी है, फाइटोकेमिस्ट्री देखनी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, जो भी देखना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखनी है, कुछ भी देखना है, सबके लिए कंप्यूटर में जो है वो फीड होंगे क्या, कोड्स और नंबर दिए गए होंगे कैरेक्टर्स को। आप बस उन कैरेक्टर्स के हिसाब से डेटा डालते जाइए और प्लांट को अपने आप वो कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके क्लासिफाई करता रहेगा कि ये इसमें नहीं इसमें जाएगा, इसमें नहीं इसमें जाएगा। आप जितने मर्जी कैरेक्टर्स डाल दीजिए, सब कैरेक्टर्स कंसीडर करेगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में किस पे बेस्ड है? ये कंप्यूटर बेस्ड है और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। नंबर और कोड्स जो हैं सारे कैरेक्टर्स को असाइन किए गए होते हैं और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सब कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है और साथ ही साथ हम कई सौ संख्या में कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर भी कर पाते हैं। ठीक, साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होता है? साइटोटेक्सोनॉमी में हम कोई न्यूमेरिकल कोई नंबर के बेसिस पे कोई हमने कंप्यूटर में नंबर नहीं फीड किए होंगे। ठीक, साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल, साइटो होता है बेटा सेल, है ना, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, क्रोमोसोम देखिए, ये क्रोमोसोम है? तो साइटोटेक्सोनॉमी में, साइटोटेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ क्रोमोसोम नंबर देखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है और उसका बिहेवियर देखा जाता है क्रोमोसोम का, बाकी नहीं देखा जाता कुछ। बाकी एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मॉर्फोलॉजी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। साइटोटेक्सोनॉमी मेनली किससे रिलेटेड है? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर से। वहीं अगर हम कीमोटेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन और ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट दीज डेज। ठीक, तो जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देखेंगे कि किस प्लांट में किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आजकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देखा जाता है। तो देखिए, बाहर से हमने देखना शुरू किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, उसके बाद हम इंटरनल कैरेक्टर पे पहुंचे, फिर हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, फिर हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ भी कंसीडर किया, फिर हमने क्रोमोसोम लेवल तक भी देखा साइटोटेक्सोनॉमी में, और हम कौन सी सेल में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या केमिकल कंपोजिशन है, वहां तक पहुंच गए। मतलब आज हम छोटी सी छोटी चीज की जानकारी लेके क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, तो ये आपने जो भी पढ़ा बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ।